हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिवाकर स्टडी पॉइंट पर। चलिए आज हम समझते हैं रीट 2022 में जो हमारे पास मनोविज्ञान का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये जो सिलेबस है ये रीट 2021 वाला ही है, तो इसलिए आप चिंता ना करें क्योंकि रीट 2022 में भी सेम एज इट इज़ यही पैटर्न लागू रहेगा। और एनसीटी की जो गाइडलाइन होती है, एनसीटी आप जानते हो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कहते हैं। तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो 2022 में भी सेम यही सिलेबस रहेगा। यहाँ पे देखिए ये लेवल सेकंड के लिए है और सेकंड लेवल आप अगर बनते हो तो कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने के योग्य बन जाएंगे। यहाँ पे खंड का जो शीर्षक है दे रखा है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो ये मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का ही पार्ट है। तो आप ये ना समझें कि यहाँ तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ दे रखी है, मनोविज्ञान का कहीं नाम ही नहीं है। तो एक्चुअली ये उसी का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित किए हुए हैं, मतलब हमें कौन कौन से इसमें टॉपिक पढ़ने हैं उनकी डिटेल व्याख्या समझते हैं। और एक चीज़ ये है कि इसमें कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसलिए कुल अंक भी 30 ही होते हैं। देखिए यूनिट वाइज अपन डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहली जो यूनिट है, प्रथम इकाई, ये बाल विकास के नाम से है, जिसमें हम वृद्धि और विकास की संकल्पना पढ़ते हैं और फिर विकास के विभिन्न प्रकार के आयाम पढ़ेंगे और विकास के जितने भी सिद्धांत होते हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इन कारकों में भी विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में कारक हमें पढ़ने हैं। उसके बाद अधिगम से उनका क्या संबंध होता है उसको भी समझना है। उसके बाद वंशक्रम और वातावरण की भूमिका, बाल विकास में वंशक्रम और वातावरण की क्या भूमिका रहती है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना होता है यूनिट सेकंड, जिसमें हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिस उनके अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद आता है व्यक्तित्व, फिर आती है बुद्धि, इंटेलिजेंस, है ना। इनके संकल्पना, प्रकार और इनके जो सिद्धांत होते हैं और इनको प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन। और बहुबुद्धि में इनके जो सिद्धांत है जितने भी, जिनमें बहुबुद्धि सिद्धांत इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए, जो कि हार्वर्ड गार्डनर का है, हमने चर्चा कर रखी है, वीडियो बना रखा है इस पर, तो उसको लेकर के पूछे जाते हैं। फिर अपने पास थर्ड जो यूनिट है, इसमें विभिन्न या विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। अधिगमकर्ता, देखिए अधिगमकर्ता कौन है, बालक के लिए अधिगमकर्ता शब्द को यूज किया गया है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग मानसिकता के बालक होते हैं, जैसे कुछ पिछड़े बालक होते हैं, विमंदित होते हैं और प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं और सृजनशील यानी क्रिएटिव बच्चे भी होते हैं। तो उन सब की हमें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इन सब की हमें डिटेल्ड व्याख्या करनी है कि ये किस प्रकार से होते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, परिभाषाएं दी अलग अलग और उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। और फिर अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, ये सभी इनका हमें अध्ययन करना होता है। उसके बाद आता है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। ये विकार होते हैं, जैसे बालक पढ़ने में कठिनाई अनुभव कर रहा है या कोई शब्द लिख नहीं पाता है या शब्दों को उल्टा पुल्टा लिख देता है, जैसे एम लिखना होता है तो उसको एम को डब्लू लिख देगा, है ना। इस प्रकार से गलतियां करता रहता है। तो वो क्यों करता है, उनके कारणों को जानेंगे, फिर उपचारात्मक शिक्षण उनको देंगे। ठीक है, उसके बाद समायोजन की संकल्पना एवं तरीके और समायोजन में एक टीचर की क्या भूमिका रहती है, टीचर अपना क्या रोल निभा सकता है, एडजस्टमेंट किस प्रकार से करेगा, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। उसके बाद फोर्थ जो यूनिट है उसमें हम समझते हैं अधिगम। अधिगम जिसे इंग्लिश में हम लर्निंग कह सकते हैं। अधिगम का अर्थ और संकल्पना, फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद आते हैं अधिगम के सिद्धांत। इन सिद्धांतों में भी विशेष रूप से व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और संज्ञानवाद और निर्मितवाद, इनको
इम्पोर्टेंट मानते हुए इनका डिटेल से हम अध्ययन करेंगे और इनके निहितार्थ यानी इनकी क्या यूजेस है, इनकी क्या उपयोगिता है। उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते कैसे हैं और अधिगम की जो प्रोसेस है वो क्या रहती है। उसके बाद चिंतन, कल्पना, तर्क, यह स्पेशली निर्मितवादी उपागम, अनुभविक अधिगम और संकल्पना के मानचित्रण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान, ये सब हमारे पास टॉपिक रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है अभिप्रेरणा, जिसे हम कहते हैं मोटिवेशन। अभिप्रेरणा और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ यानी अधिगम के लिए अभिप्रेरणा का क्या औचित्य है, किस प्रकार से ये सहायक होती है अधिगम को सफल बनाने के लिए। तो इस प्रकार से ये टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है अपनी, ये यूनिट रहेगी अपनी, इसमें पूछा जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, है ना। इसमें आएगी अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005, जिसे हम कह सकते हैं NCF 2005, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में रहेगा। और उसके बाद अधिगम की व्यू रचनाएं क्या रहेगी, वो भी इसी में सम्मिलित है। उसके बाद आएगा आकलन, मापन और मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य। फिर आता है सतत समग्र व्यापक मूल्यांकन, फिर उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, और एक छोटा सा टॉपिक जो रीट 2021 में जोड़ा था, सीखने के प्रतिफल, फिर क्रियात्मक अनुसंधान, और उसके बाद सबसे अंत में जो हमारे पास है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम RTE के नाम से भी जानते हैं, राइट टू एजुकेशन 2009। इसमें स्पेशल रूप से क्या है, अध्यापकों की भूमिका और दायित्व, इसको विशेष रूप से हमें पढ़ना है, जो कि धारा 23 में देखा जाता है। यानी जो हम इसका अध्ययन करेंगे उस समय आपको इसके अध्याय और धाराएं संपूर्ण विस्तृत जानकारी इसमें देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया, मनोविज्ञान में जो पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार से थे। ठीक है। हम मनोविज्ञान इसी चैनल पे आपको करवा देंगे। चैनल आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।